मानसूनी वर्षा हमारे देश का लाइफलाइन है। इसके बिना हमारे देश के जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। खास करके साउथ वेस्ट मानसून से 3/4 बारिश हमारे देश में होती है और जिसके कारण से कृषि, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या मत्स्य पालन सारा दारोमदार इसी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जो विंटर सेशन में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव केवल और केवल मात्र 25% के लगभग होता है और वो भी केवल तमिलनाडु के तटवर्तीय इलाके में, आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाके में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में और केरल के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अधिकांश हिस्से में साउथ वेस्ट मानसून का ही प्रभाव होता है और इस कारण से हमारे देश का जनजीवन निर्भर करता है। तो आइए चलते हैं कि आखिर साउथ वेस्ट मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, आज से करीब 300 वर्ष पहले महान खगोल शास्त्री हेले ने यह बताया कि हिंदुस्तान में जो मानसूनी वर्षा होती है उसका कारण है जमीन और समुद्र दोनों के बीच में गर्म होने का डिफरेंशिएशन। मतलब क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी गर्म होने में समय लगता है और जमीन जल्दी गर्म हो जाता है। तो उनका कहना था कि समर सीजन में हिंदुस्तान और खास करके पाकिस्तान का इलाका और साइबेरिया का इलाका जो बेकल झील है, इन इलाकों में पूरी तरह से लो प्रेशर का एरिया, मतलब निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और जमीन बहुत ज्यादा गर्म होने से वहां पर लो प्रेशर की स्थिति बन जाती है और जिसके कारण से समुद्र, खास करके हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, जिसके पानी के सतह के ऊपर काफी हाई दबाव में उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो वहां से चूंकि हवा जो है वो उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर जाता है, तो इसीलिए वहां से हवा बह करके और इस इलाके में आती है। और चूंकि वो जो हवा होती है पूरी तरह से मॉइस्ट लेडन होती है, चूंकि समुद्र के सतह से निकली होती है, तो आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से जब वो हिंदुस्तान पहुंचती है तो चूंकि हिमालय से घिरा होने के कारण से, उधर पाकिस्तान में मकरान पर्वत से घिरा होने के कारण से ये हवा जब ऊपर उठती है तो उसमें कंडेंसेशन की क्रिया होती है और कूलिंग इफेक्ट के कारण से फिर भारी वर्षा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होता है। उनका कहना था कि इसी तरह विंटर सीजन में, जाड़े के ऋतु में बैकल लेक के आसपास और पेशावर के क्षेत्र के समीप जो अभी पाकिस्तान में है, इन एरिया में काफी उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के सतह के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र रहता है। इसीलिए उच्च दबाव के क्षेत्र से हवा का प्रवाह निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर जाता है और चूंकि यह जो हवा होता है इसमें नमी का अभाव होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, इसीलिए इस हवा से वर्षा नहीं होती है, बशर्ते कि अगर वो किसी समुद्र को या किसी महासागर को क्रॉस करे। जैसे कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून है, जब वो बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करता है तो वह अपने साथ नमी को भी ले लेता है और इसी कारण से अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु के तटवर्तीय इलाके में, आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाके में जबरदस्त बारिश होती है। दोस्तों, लेकिन इस सिद्धांत में बहुत भारी कमी है और वह कमी क्या है कि अगर मान लीजिए कि हेले के ही कथन को स्वीकार कर लिया जाए और डिफरेंशियल हीटिंग को ही मान लिया जाए मौसम के आगमन का कारण, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा गर्मी अप्रैल और मई के महीना में पड़ती है। लेकिन इस समय मानसून का प्रवाह हमारे देश में नहीं होता है। अभी जो फोरकास्ट किया गया है 2024 में, उसमें यह बताया गया है कि 1 जून को केरल के तटवर्तीय इलाके को मानसून छुएगा, उसके बाद में 15 जून को बिहार में मानसून आएगा, 25 जून को यूपी और दिल्ली में आएगा और इसके बाद 30 जून को पंजाब और हरियाणा में मानसून का आगमन होगा। 5 से 8 जुलाई के बीच में पाकिस्तान के पंजाब एरिया में मानसून का प्रवाह होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जो डिफरेंशियल हीटिंग थ्योरी है वो पूरी तरह से समाधान कारक उत्तर नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि हेले ने केवल मानसून को एक ओरोग्राफिक माना
जब मॉइस्ट लेडन माने नमी युक्त हवा जब पहाड़ से टकराता है तो फिर कंडेंसेशन के कारण कूलिंग होता है, बादल का निर्माण होता है और उसके कारण से वर्षा होती है। लेकिन मानसून जो हमारे देश में आता है उसके 3 प्रकार हैं और वह ओरोग्राफी भी होता है, दूसरा साइक्लोनिक भी होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रेमल तूफान आया था जिसके कारण से अभी आसाम और मणिपुर और मिजोरम एरिया में काफी बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। तीसरा, कन्वेंशन में संवहन क्रिया के कारण से भी बारिश होती है। तो दोस्तों, आखिर मानसून के उत्पत्ति का कारण क्या है? हमारे देश में मानसून क्यों आती है हर साल? तो इसके बहुत सारे कारण हैं और सब कारणों को मिला जुला कर अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगी कि आखिर मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, हमारे देश से कर्क रेखा माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है उस गुजरती है। गर्मी के सीजन में सूर्य की किरण सीधे वर्टिकल हमारे देश के अधिकांश हिस्से पर पड़ती है और जिसके कारण से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको क्या कहते हैं? जब आप सभी लोग समझते हैं 3 प्रकार के विंड्स होते हैं, परमानेंट विंड्स। एक होता है ट्रेड विंड, दूसरा होता है वेस्टर्लाइज और तीसरा होता है पोलर ईस्टर्लाइज। तो जब ट्रेड विंड जो उत्तरी हेमिस्फीयर से और दक्षिणी हेमिस्फीयर से आकर के विषुवत रेखा पर मिलती है तो उसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, जहां पर कि निम्न दबाव का क्षेत्र रहता है। लेकिन दोस्तों, गर्मी के समय में, समर सीजन में, यह ITCZ जो है वो शिफ्ट करता है और वो पहुंच जाता है 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के बीच में। और यह एरिया कहां है? हमारे देश का गंगेटिक बेसिन है। यहां पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वह तिब्बत के पठार पर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और इसका जो स्पीड होता है वह करीब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और करीब 17 से 13 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोपॉज के पास यह बहती है और यह जबरदस्त रूप से हमारे मानसून को प्रभावित करता है। अब होता यह है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के कारण से 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और दूसरा जेट स्ट्रीम गंगेटिक मैदान में हिमालय के समानांतर पश्चिम के से पूर्व की तरफ बहती है। लेकिन जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन 25 डिग्री अक्षांश पर शिफ्ट हो जाता है तो जो जेट स्ट्रीम जो गंगेटिक बेसिन में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है वो वहां से हट जाता है और जब वो वहां से हटता है तो इसके बाद जो ईस्टर्ली जेट विंड है वह जिसको कि सोमाली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं वह 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित हो जाता है और इन तीनों का जो मेल है वो मानसून लाने में, उत्पत्ति करने में सहायक होता है। दोस्तों, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और इस निम्न दबाव क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवा आती है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वह 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री देशांतर के बीच मेडागास्कर से पूरब क्षेत्र में वो मूर्ति है। कैसे? कोरिलेस इफेक्ट के कारण से। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बदल जाती है साउथ वेस्टर्ली विंड के रूप में और ये साउथ वेस्ट जो विंड है वही मानसून हवा है जो विषुवत रेखा को क्रॉस करती है और सीधे हमारे देश में आती है और यही इसके उत्पत्ति का कारण है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मानसूनी हवा है, जो मॉइस्ट लेडन हवा है जो पूरा हिंद महासागर से गुजरती हुई आई है वो वस्तुतः साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का ही कंटिन्यूएशन है। दोस्तों, हमारे देश में मानसूनी हवा के 2 ब्रांच हैं। पहला अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब बंगाल की खाड़ी का ब्रांच।
जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके भी 3 भाग हैं। पहला भाग है वो एरिया जिसको कि वेस्टर्न घाट कहते हैं, और जब ये साउथ वेस्ट मानसून जब वे वेस्टर्न घाट से मतलब पश्चिमी घाट से टकराती है तो जबरदस्त बारिश होती है, और ये करीब बारिश 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है अगर आप एनुअल रेनफॉल की बात करें। और ये जो बारिश होती है वो ओरोग्राफिक होता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ से टकराने के बाद में नमी युक्त हवा है वो ऊपर जाती है, फिर वो कूल डाउन होती है, कंडेंसेशन की क्रिया होती है और भारी बारिश कराती है। जो विंडवार्ड साइड है मतलब समुद्र की तरफ का जो हिस्सा है, जो 200 किलोमीटर की पट्टी है, मतलब थाने से लेकर के और केरल तक, इन इलाकों में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक बारिश होती है। दूसरा जो ब्रांच है उसको बोलते हैं बॉम्बे ब्रांच या मुंबई ब्रांच, और इस ब्रांच के माध्यम से नर्मदा की घाटी होते हुए, ताप्ती घाटी होते हुए ये मौसमी हवा मध्य प्रदेश तक घुस जाती है और काफी बारिश कराती है। तीसरा ब्रांच है कच्छ का एरिया जो कि काठियावाड़ में पड़ता है, और वहां से नमी युक्त हवा प्रवेश करती है और अरावली पर्वत के समानांतर राजस्थान से गुजरती हुई हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती है। इस ब्रांच में नमी की मात्रा कम होती है और इसी कारण से राजस्थान में कम बारिश होती है। दूसरा, वहां जबरदस्त पहाड़ नहीं होने से उसको कोई अवरोध नहीं मिलता और सीधे वो हरियाणा की तरफ हवा निकल जाती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से तो मानसूनी हवा चलती है, उसके भी 2 भाग हो जाते हैं। पहला भाग बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाता है, दूसरा भाग पश्चिम बंगाल से होते हुए हिंदुस्तान की तरफ जाता है। हिंदुस्तान में भी यह हवा 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग ब्रह्मपुत्र वैली से होते हुए गारो, खासी, जैंतिया क्षेत्र तक जाती है और वहां पर भारी बारिश कराती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहां के पहाड़ियों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के कारण से माओसिनराम और चेरापूंजी में विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। दूसरा जो ब्रांच है वह पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार से होकर, यूपी से होकर पंजाब की तरफ जाती है और फिर वो पाकिस्तान के पंजाब हिस्से में चली जाती है। ज्यों-ज्यों उसकी दूरी समुद्र से ज्यादा होती जाती है, उसका जो वर्षा कराने की कैपेसिटी है वो कम होता जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर मान लीजिए कलकत्ता में बारिश 120 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होता है तो इलाहाबाद में वो 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है, और पंजाब में पहुंचते पहुंचते वो 50 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो जाता है। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। उसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी युक्त हवा गुजरती है वो तमिलनाडु के कोस्ट से पैरेलल जाती है, समानांतर जाती है, जिसके कारण से बारिश नहीं हो पाती है। उसी तरह से जो अरेबियन सी से जो साउथ वेस्ट मानसून निकलती है तो वहां पर तमिलनाडु का क्षेत्र रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है, जिसके कारण से जहां साउथ वेस्ट मानसून से पूरे हिंदुस्तान में भारी बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन जब साउथ वेस्ट मानसून सितंबर के महीने में रिट्रीट करता है तो रिट्रीट करने के बाद में जब वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो अपने साथ नमी युक्त हवा भी लेता है, और जिसके कारण से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में भारी बारिश होती है और कावेरी नदी पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। दोस्तों, आखिर मानसूनी वर्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला कि यह सीजनल होता है, मात्र 4 महीने के लिए साउथ वेस्ट मानसून होता है। जून में इसकी शुरुआत होती है और सितंबर में खत्म हो जाता है। लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून है, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वह अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में, जैसा मैंने अभी बताया, भारी बारिश कराता है। दूसरा कि मानसूनल जो रेनफॉल है वह टोपोग्राफी या रिलीफ फीचर से प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैंने अभी बताया कि माओसिनराम जो एरिया है मेघालय में, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश इसलिए होती है कि वह एरिया खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ी से घिरा हुआ है और नमीयुक्त हवा को वो पहाड़ी ट्रैप कर लेता है, और जिसके कारण से इस इलाके में भारी बारिश होती है। उसी तरह से पश्चिमी घाट इलाके में जबरदस्त बारिश होने का कारण यह है कि वहां पर
नमयुक्त हवा पहाड़ से टकराती है और फिर कंडेंसेशन के कारण से जोरदार बारिश होता है। लेकिन अरावली का पहाड़ चूंकि ऊंचाई में कम है, इसीलिए जब मानसूनी हवा गुजरती है कच्छ के एरिया से प्रवेश होकर के राजस्थान होते हुए, तो वहां पर अवरोध नहीं होने के कारण से राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है। ये इसके माइनस पॉइंट हैं। ज्यों ज्यों समुद्र से मानसूनी हवा की दूरी बढ़ती जाती है त्यों तो उसका जो रेनफॉल की कैपेसिटी हो वह कम होता जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पंजाब में मात्र 50 सेंटीमीटर वो वार्षिक रेनफॉल होगा, जबकि कलकत्ता में वो करीब 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। मानसूनी वर्षा का एक और विशेषता है, इसमें ब्रेक होता है, मतलब लगातार वर्षा नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन मूसलाधार बारिश होगा, उसके बाद में फिर 7-8 दिन तक के लिए ब्रेक हो जाएगा। एक और जो इसकी विशेषता है वह यह है कि इसमें इतना मूसलाधार बारिश होता है कि बहुत सारी मिट्टी का कटाव हो जाता है, पानी को हम नहीं रोक सकते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जितना पानी बारिश होती है उसका हम दोहन नहीं कर पाते हैं। हालांकि बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी पानी की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कुछ ही दिनों में कि उसको रोकना असंभव हो जाता है, पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानसूनी वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान का जिला है, वहां पर मुश्किल से 10 से 12 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि अगर आप मौसिनराम जो सबसे ज्यादा बारिश का जगह है वहां पर 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो इस तरह का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक और विशेषता यह है कि कभी कभी मानसूनी वर्षा डिलेड हो जाता है, विलंब हो जाता है, और इससे हमारे कृषि कार्य पर उसका असर पड़ता है। कभी कभी समय से पूर्व ही बारिश बंद हो जाती है। तो इसके क्या कारण है, जैसे कि एल नीनो फैक्टर है या ला नीना फैक्टर है या सॉदर्न ऑसिलेशन है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके कारण से मानसूनी जो वर्षा है वो प्रभावित होता है। दोस्तों, अब इस बात पर डिस्कस करेंगे कि मानसूनी वर्षा का हमारे देश के आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के करीब 42% लोग कृषि पर निर्भर हैं और हमारे जीडीपी में 18% कृषि का योगदान है। पहले 14% था और बढ़कर के 18% हो गया है। और हमारे देश की जो कृषि की स्थिति है वो अधिकांश मामले में मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे देश का 45% हिस्सा ऐसा है जो अनइरिगेटेड है, असिंचित इलाका है। और यह असिंचित इलाका कहां कहां है, खास करके पश्चिमी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में, जहां पर कि कॉटन का और शुगर केन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहां पर दलहन और तिलहन का भी जबरदस्त उत्पादन होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी कारण से अगर मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती है या इरेटिक हो जाता है या कम होता है, तो उसका प्रभाव हमारे देश पर व्यापक असर पड़ता है। और जो उन इलाकों में जहां पर कि असिंचित इलाका है और जो खास करके मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, खास करके राजस्थान का इलाका या गुजरात का और महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों का हिस्सा, वो सभी इलाके प्रभावित होते हैं। अगर मानसूनी वर्षा सही ढंग से नहीं हो पाती है तो फिर नदियों में जल भराव नहीं हो पाता है, मछली उत्पादन पर असर पड़ता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो फिर हमारे देश में बिजली की कमी हो जाएगी, कोयले के उत्पादन पर निर्भर होना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा जो चावल उत्पादन का क्षेत्र है उसके लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सामान्य वर्षा से कम वर्षा होती है, तो फिर हमारे देश में चावल के उत्पादन पर असर पड़ेगा और इससे किसान कर्ज में डूबेंगे, क्योंकि जो लागत उन्होंने लगाया वो तो मिला नहीं, तो इसके कारण से कर्ज में फंसने की संभावना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि मानसूनी वर्षा हमारे जनजीवन का, हमारे आर्थिक जीवन का एक लाइफलाइन है। इसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यह हमारे देश के कृषि का आधार है। अतः यह देखना होगा कि अगर क्लाइमेट चेंज के कारण से मानसूनी वर्षा पर असर पड़ता है या ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से मानसून पर असर पड़ रहा है, तो हमें वो सब काम करना चाहिए, खास करके अन्य देशों से मिलकर के, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को कम किया जा सके, ताकि जो एवरेज जो टेम्परेचर है
और खासकर समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ सके, क्योंकि अगर समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे तूफान के खतरा होंगे, मानसून के इरेटिक होने की संभावना होगी। तो इन सब से बचने के लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के उपाय सोचने होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो कैसा रहा, आप इस पर अपनी टिप्स से जरूर हमें अवगत कराएं। हमने डिटेल में अंग्रेजी में मॉनसूनी वर्षा के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।